अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वीकेंड स्पेशल विद इसार राना में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इसार राना साहब। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात होगी कि पूरे वीक में क्या क्या मेजर हैपनिंग्स रहीं। मरीम नवाज़ जो हैं वो वर्दी पहन के पुलिस की जो है ख्वातीन पुलिस की पासिंग आउट परेड में पहुँची। लग तो खूब जो है वो खूबसूरत रही थी, लेकिन ये कैसा है रुझान, इस पर बात होगी। साथ ही साथ बात करेंगे कि नवाज शरीफ को साजिश के तहत पार्टी सदारत से हटाया गया, ये बयान दे रहे राना सनाउल्लाह। तो किसने साजिश की, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ क्या नून लीग में जो है वो धड़ेबाजी चल रही है, इस पर बात होगी। बात कर लेंगे कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है, गंदम, खाद और बीज की कीमतें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। अब जो है बम्पर क्रॉप हुई है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। और इसके साथ साथ बात होगी कि क्या केपी में तहरीक इंसाफ जो है वो भी हाथों से जो है जाने वाला है। केपी स्टार्ट कर लेते हैं राना साहब से। राना साहब, क्या समझते हैं आप, ताहयात कायद नवाज शरीफ को पार्टी सदारत संभालने के लिए कल पार्टी की पार्लिमानी इजलास हुआ था और वहाँ पर जो है करारदाद भी मंजूर हो गई है, तो कोई धड़ेबाजी चल रही है? नहीं, धड़ेबाजी कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून की शनाख्त पहले दिन से और आखिरी दिन तक मियां नवाज शरीफ है। ना उसकी शनाख्त शहबाज शरीफ हैं, ना उसकी शनाख्त जो हैं अब्बासी साहब हैं, नोबडी एल्स। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की वाहिद शनाख्त मियां नवाज शरीफ हैं। अब जो आने वाले दिन हैं जी, वो बड़े तहलका खेज हैं। पाकिस्तानी सियासत में बहुत बड़े सुनामी, बहुत बड़े सैलाब आने वाले हैं और हो सकता है कि एक महीने के अंदर सियासी नक्शा कुछ और हो जाए। राइट। तो मुस्लिम लीग नून भी इस बात को महसूस कर रही है। ये मैं आपको अभी आप एक आगे जाके बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून क्या महसूस कर रही है जी। और ये तैयारियां किस चीज़ की हैं। ये कुछ और गेम की तैयारी हो रही है और अब नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन और नहीं बचा। नवाज शरीफ साहब ज़हनी तौर पे इस बात पे तैयार हो गए कि उन्होंने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके आना है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून जो अब होगी, जिसमें से शीन निकाल दी जाएगी। अच्छा। और शीन को बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। शीन का मुफाहमती बयानिया, शीन के शहबाज शरीफ की मजबूरियां, शीन की इस्टेब्लिशमेंट के साथ यारियां, शीन की इस्टेब्लिशमेंट की शीन के ऊपर मेहरबानियां, वो सब एक साइड पे होंगी। और नून लीग जो है नवाज शरीफ की क़यादत में, अब आप देखें इसमें जो नई ये नून लीग बनेगी, इसमें वो तमाम लोग ओहदेदार होंगे जो इन इंतखाबात में हारे हैं और ये कहते हैं कि हमें हरवाया गया। ट्रू। ठीक है, ये वो सारे लोग होंगे और ये वो लोग होंगे जो शहबाज शरीफ से कभी खुश नहीं रहे। ठीक है, राना सनाउल्लाह आएंगे, साद रफीक आएंगे और इस तरह के जावेद लतीफ़ आएंगे, खुर्रम दस्तगीर आएंगे, सीनियर पार्टी की क़यादत रही, ये लोग आगे आएंगे। और अब नून लीग एक एग्रेसिव बयानिए के साथ सामने आएगी। लेकिन फिर सवाल ये कि ये जब आएंगे तो इनके पैरों की बेड़ी तो खुद उनकी बेटी है पंजाब में, जो कहा जाता है कि कंप्रोमाइज्ड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भाई हैं जो कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वजीर आज़म है या पीपल्स पार्टी की मेहरबानियों की वजह से वजीर आज़म है। तो नवाज शरीफ के सामने कोई मैदान इतना आसान नहीं है। अब जब आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि ये क्यों ऐसा होने जा रहा है, तो फिर इसमें भी एक बहुत बड़ी खबर छुपी है कि क्यों ऐसा होने जा रहा है। तो इसार साहब बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको कि जो पार्टी इस वक्त मौजूद है वो पार्टी कारकर्दगी जो है इस टाइम के सदर से खुश नहीं है, कायद जो इस वक्त मौजूद है, तो क्या लगता है जो अगर नया बयानिया लेकर ये लोग आते हैं नवाज शरीफ को पार्टी सदारत संभालने के बाद जो है नैरेटिव इनका जब तब्दील हो जाएगा, फिर क्या सिचुएशन होगी? नहीं, बात यह है कि जिस तरफ मैं आपको इशारा दे रहा था ना, मैं ज़रा बता देता हूँ। देखें, पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बढ़े हैं और खुफिया उनके आपस में राब्ते बहाल हुए हैं। इमरान खान से अडयाला में एक अहम शख्सियत की 1-to-1 मुलाकात भी हुई है। उसके बाद इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप आगे बढ़ें और मुज़ाकरात करें। अब मुज़ाकरात किससे करने, ये एक सवाल है। मुज़ाकरात तो हुकूमत से करने अगर फ़र्ज़ करें तो हुकूमत तो इर्रेलेवेंट है,
शहबाज शरीफ साहब ना उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फायदा पहुंचा सकते। तो शहबाज शरीफ साहब तो समझ ले गए एक इस मुज़ाकरात में गैर अहम है। ये हो सकता है कि फेस सेविंग के लिए मुज़ाकरात इस तरह की शक्ल इख्तियार करें कि जैसे हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से होने। जब इमरान खान या पीटीआई के मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से होने हैं तो इमरान खान का जो नैरेटिव है एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो नुकसान उस पर को होगा। यहाँ से नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेके आगे आएंगे, अवामी पजीराई मिलेगी कि देखें जी इमरान खान कहता था कि मैंने तो बात नहीं करनी और बात कर रहे हैं, और मैं देखें फिर मुझे 3 दफा निकाला, चौथी दफा भी मुझे जान के नहीं जीतने दिया गया, मुझे हुकूमत नहीं बनाने दी गई, हालांकि मेरे पास मसाइल के कुंजी है हल की। तो मैं और नवाज शरीफ साहब का कद बढ़ना शुरू बढ़ेगा। वहां से इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको नुकसान पहुंचेगा कि देखें जी ये तो कल तक तो फौज को और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे थे, आज एस्टेब्लिशमेंट से ये सारा कर रहे हैं। तो यहां से नवाज शरीफ की जमात का कमबैक शुरू हो सकता है। अच्छा, ठीक है। अब आप ये सवाल करेंगी कि जब ये बात इमरान खान को भी अंदाजा है कि कमबैक हो सकता है और मुझे नुकसान हो सकता है, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि इमरान खान ये समझते हैं कि अगर वो एक दफा बाहर आ गए तो वो अवाम को अपने साथ आगे ले जाने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। अच्छा। और मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको पीट देंगे। उनके वो ये समझते हूँ क्योंकि 8 फरवरी को साबित हो गया कि अवाम ने बड़ी तादाद में उन्हें वोट दिया। इन तमाम तर पाबंदी और जबर के बावजूद पीटीआई का वजूद नहीं खत्म कर सके। पीटीआई को निशान भी ले लिया, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनके बंदों को उठाया गया, उनके लीडर को भी अंदर कर दिया, कागज उनके उठा लिए गए, उनके आपने पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए, उनको कैंपेन नहीं करने दी। इसके बावजूद पीटीआई पार्लियामेंट में दूसरी बड़ी जमात है। बिल्कुल। अभी इसमें फॉर्म 47 वालों को अगर निकाल दें और फॉर्म 45 वालों को इधर शामिल कर दें तो पीटीआई सबसे बड़ी जमात है पार्लियामेंट में। ऐसे ही है। ठीक है। आपने सेनेट में उन्हें नहीं लड़ने दिया बतौर जमात, तो आपने अपना सारा दाल दलिया कर लिया। लेकिन जब ये इतनी बड़ी अक्सरियत पार्लियामेंट में होगी तो फिर सेनेट में भी फर्क पड़ेगा। तो राणा साहब पिछले दिनों तो तहरीक इंसाफ बार बार ये बयानियां जारी कर रही थी कि हम जो है मफामत नहीं करेंगे, कोई डील नहीं होगी। जो है रहनुमा पीटीआई उन्होंने भी ये बातें बार बार की आके, लेकिन अब जो है वो शिबली फराज भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दे दी है। आप पूरा बयान पढ़े ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन होने कानून के मुताबिक चाहिए, यानी डील नहीं होनी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, डील में और असूल में एक फर्क है। डील ये है कि मुझ पे मुकदमात हों और मुझे एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करके या हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क मैनेज करके और सारी चीज़ों से ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के जद्दा ले जाएं। दिस इज व्हाट द डील इज। ठीक है। वो डील से बाहर चले गए नवाज शरीफ साहब, सिस्टम, अदालतें, सब कुछ यहीं रह गया। राइट। ठीक है ना। मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी सिस्टम के जो हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देखें, अभी पिछले दिनों एक टिकटॉकर को इसलिए सजा हुई कि उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी थी। राइट। ठीक है। लेकिन मरियम पहने तो वो जायज है, कानून वहां पे बेबस है। तो जिस मुल्क के अंदर इतना कानून कमजोर हो कि एक टिकटॉकर को तो इसलिए सजा मिल जाए कि उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी और सीएम पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो वो इस्लामाबाद भी जा रही है, वहाँ पे भी एक पासिंग आउट परेड है, वहाँ पे भी वो पहन रही है। हाँ जी। ठीक है। वो चलें, वो बादशाह हैं, वो जो करें उन्हें किसी की परवाह नहीं है, उन्हें कानून इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है। वो कर सकती हैं जो उनका दिल चाहता है। मैं जो बात कर रहा था, इमरान खान कोई डील नहीं करेंगे, ना कर रहे हैं। इमरान खान क्या कहते हैं, 8 फरवरी को आप अवाम ने वोट दिया, उनको उनका हक दें, मेरे खिलाफ केसेस हुए, अदालतें फैसला करें इसका। राइट। ठीक है। मेरे खिलाफ जो केसेस हैं उनके फैसले अदालतें करें। बिल्कुल। ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो जमहूरी इदारे हैं उनको पनपने दें, आप एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल कम करे। तो इसमें कहीं कोई डील वाली बात तो नहीं हुई ना, तो ये तो होनी चाहिए।
और फिर दूसरी बात ये जो शिबली फराज भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है, पीटीआई भी पाकिस्तान, ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि आखिर हम क्यों टकराव की तरफ जा रहे हैं। पीटीआई एक सियासी हकीकत है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट एक पाकिस्तानी रियासत की हकीकत है। तो ये दो हकीकतें आपस में जब टकराएंगे तो रियासत को नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं इससे सबसे ज्यादा जो है अवाम मुतासर होते हैं डेफिनेटली। सो ये जो अब नवाज शरीफ साहब, वापस मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान को रिलीफ मिल जाए, और रिलीफ नहीं, मेरे लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान में तो खैर ताकतवर के लिए रिलीफ ही रिलीफ है, मौत तो गरीब आदमी के लिए है, लेकिन हो सकता है कि इमरान खान को अदालतों के जरिए कुछ और बाहर आ जाएं, तो यहाँ से नवाज शरीफ अपना नैरेटिव लेके खड़े हों, तो एक उनकी वापसी का अमल शुरू हो जाएगा, पॉलिटिकल वापसी का रिवाइवल हो सकती है। अच्छा। और इसी में अगर फर्ज करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हाइपोथेसिस है कि फर्ज करें कि इसी में मरियम साहिबा की हुकूमत चली जाती है, तो फिर नवाज शरीफ का केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि देखे मेरी बेटी इतनी चैनल्स पे भी नजर आती थी, इतनी वीडियोस उनकी आती थी, वो इतना कुछ करती थी, ठीक है, और ये हो गया। तो नवाज शरीफ की सियासी बका, ये समझ ले कि पंजाबी कहते हैं कुब्बे नु लात आसाना, कुब्बे को लात आ सकती है, और नवाज शरीफ साहब इज डेस्परेट, वो ये इस सारी सिस्टम में इररेलेवेंट हो गए, ठीक है ना। बेटी के साथ जाते हैं तो ट्रोलिंग होती है कि लो जी वो जाके अपनी बेटी के साथ रोटियां चेक कर रहे हैं, भाई से वो बात नहीं कर रहे, साफ उन्होंने कह दिया कि जी आप जाने, आपका काम जाने, आई एम नथिंग टू डू विद विफाकी गवर्नमेंट, मैं तो अपनी बेटी के साथ। लेकिन चाइना वगैरह के दौरे तो काफी कर रहे हैं, वो अपनी निजी हैसियत से गए, वो चाइना की जो उनकी को तो जमात है, उन्होंने वो इन्वाइट करती है मुख्तलिफ लीडर्स को, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सरकारी दौरे पे गए, लेकिन वो जुनेद को साथ ले गए, अच्छी बात है, उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। इसार साहब, क्या पॉसिबिलिटी है जिन ऑप्शंस को रखते हुए तहरीक इंसाफ चाहती है कि हम एक मफाहमत की टेबल पर बैठ सकते हैं, अगर ये चीज़ें जो हैं हमारी पूरी की जाती हैं, तो क्या ये सिनेरियो डेवलप होगा? क्या इस्टेब्लिशमेंट या इदारे इस बात को मानेंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो उन्हें पता होगा, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है मुस्लिम लीग नून की और उनकी लीडरशिप की। मैं राना सनाउल्लाह नून को निकाल के शीन जाती है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, राना सनाउल्लाह ने भी दबे लफ्जों में ये कहा कि भाई उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए नून लीग से, पीटीआई से। साद रफीक भी बड़े पॉजिटिव हैं अपनी बातों में, साद रफीक भी ये कहते हैं कि जी आप सियासी तौर पे किसी को मार दें, लेकिन आप ये जो अदालती निज़ाम के जरिए करते हैं, इससे किसी की मौत वाक़या नहीं होती, ठीक है। फिर साद रफीक, मेरा ये यकीन है, और राना सनाउल्लाह, ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल जिद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, ये मेरा यकीन है। राना सनाउल्लाह की पूरी जिंदगी पॉलिटिकल जद्दोजहद पे मबनी है, सियासी नजरियात पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी जद्दोजहद पे और साद रफीक की सियासी जद्दोजहद पे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये दो लोग वो हैं जिन्होंने पॉलिटिकल जद्दोजहद की, और ये इस बात पे यकीन रखते हैं शुरू से नवाज शरीफ के साथ हमेशा से राइट हैंड, और ये इस बात पे यकीन रखते हैं कि सियासी निज़ाम में सियासी जमातों को ही सब कुछ करना चाहिए। सो ये पॉजिटिव चीज़ है, और अगर ये होती है और पीटीआई पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर वापस आती है, तो इसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेकाम आएगा, तो फिर मुआशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। लेकिन सर साहब, बतौर जमात तो ये मुज़ाकरात की टेबल पे शायद कभी बैठ सकते हैं, लेकिन बतौर हुकूमत कैसे बैठेंगे, क्योंकि स्टेक होल्डर्स तो और भी हैं इसमें। नहीं नहीं, फिर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्या कहते हैं, मुज़ाकरात तो कहीं और होने, नज़र कहीं और आने, मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, TORs कहीं और बन रहे हैं, ये तय हो रहा है कि क्या होना है, किस तरह होना है, लेकिन उसकी एक शक्ल, पॉलिटिकल शक्ल तो बनानी है ना कोई, तो वो पॉलिटिकल शक्ल यही है कि जो गवर्नमेंट है उसके साथ हुकूमत बैठे और पीटीआई बैठे, और उसमें इलेक्शन 8 फरवरी सबसे पहला, वो इमरान खान का जो मैसेज बाहर आया है वो ये है कि 8 फरवरी को जो रिजल्ट्स आए हैं पहले उसे तस्लीम किया जाए, फिर बात आगे बढ़ेगी। और आपको पता है खान बहुत हटीला है, वो जिस बात पे अड़ जाते हैं उस पे अड़ जाते हैं, और ये उनका हक है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट अवाम ने दिया था वो अवाम को वापस दे दे, आधे से ज्यादा मसला हल हो जाता है।
इसार साहब, जैसे कि जो पार्टी के सीनियर क़यादत है, ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जो इलेक्शंस में हार गए उस तरह से सामने नहीं आ सके, जैसे कि जावेद लतीफ़ साहब, वो भी कह रहे हैं कि मैं तो इलेक्शन को मानता ही नहीं हूँ। और साथ ही साथ ये जो धड़ेबाजी की बातें सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो सीनियर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो एक तरफ होने जा रही है और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो एक तरफ। डेफिनेटली यही मैंने आपसे अब कहा ना कि इस तरह होने जा रहा है, लेकिन ये कि अब कब तक होगा ये बात तय है कि जो मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला ने करारदाद मंजूर की, वो करारदाद आप समझते हैं कि उन्होंने खुद अपने तौर पे मंजूर की है। मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर वहां पे चिड़िया पर नहीं मार सकती, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये मुमकिन नहीं है कि खुद ही अपने तौर पर, इतनी आज़ाद नहीं हुई हमारी सियासी जमातें कि वो अपने तौर पे करारदादें पेश कर दें, अपने तौर पे कर दें। सवाल था इसार साहब कि जो नवाज शरीफ हैं, ये तो सबको ही पता है कि उनकी पार्टी में जो कुछ भी होता है, कोई बयानिया, कोई मफामत, कुछ भी, वो उनकी मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता। और ये जो करारदाद पेश हुई है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि ये तय था। ये बहुत अरसे से आपस में इनके चल रही थी गुफ्तो शनीद, और ये अब मियाँ साहब इस नतीजे पे पहुंचे थे कि अब मुझे अपना पॉलिटिकल स्टैंड लेना है। और ये वो कह के गए थे कि आप इस तरह एक माहौल बनाएंगे, एक जमहूरी तरीका, करारदाद पेश हुई है, फिर दरख्वास्त होगी, फिर उनसे कहा गया, उन्होंने हामी भर ली। ये सारा प्रोसेस पहले से तय था। और मियाँ साहब जब चीन से वापस आएंगे तो आके वो सदर हो जाएंगे। और जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं जो इस इलेक्शन के अंदर हारे हैं, असाद रफीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, और इस तरह के जो लोग हैं, जावेद लतीफ, ये सब उस पार्टी के ओहदेदार होंगे और एक तगड़ा बयानिया लेके बाहर निकलेंगे। तो इसार साहब, आपको लग रहा है कि इस सारे प्रोसेस में और सब चीज़ों में जो है इस वक्त जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो कहाँ पर स्टैंड करेंगे? वो वज़ीर आज़म हाउस में स्टैंड करेंगे और उन पे जो उनकी नौकरी है वो पूरी करेंगे। उनकी नौकरी है कि बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने अपने आप को ज़रा दिखाना है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, और वो करते रहेंगे। तो पार्टी हेड लोग उनसे खुश नहीं है इस तरह से? देखिए, शहबाज शरीफ कोई पॉलिटिकल, कुछ सियासतदान के तौर पे कभी अपने आप को नहीं मनवा सके। वो एक बहुत अच्छे जोड़ तोड़ के, और जिसे कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट की नफ्सियात को समझने वाले आदमी है। यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट जब भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में चुनाव करती है तो शहबाज शरीफ का पहले करती थी, नवाज शरीफ का, लेकिन नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। 3 दफा वो एस्टेब्लिशमेंट से ही लड़के निकले, तो शहबाज शरीफ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो एक अच्छे बच्चे हैं और वो बड़े बाअदब, मौदिब, कहना मानने वाले, फर्माबरदार टाइप बच्चे हैं, तो हमेशा पूरा फाल उनके लिए निकलता है। उन्हें जिस दिन ये कहा जाएगा कि नहीं अब आपका रोल वज़ीर आज़म वाला ख़त्म हो गया, तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। वो बिल्कुल मुतमईन रहेंगे कि जब तक मुझे ड्यूटी मिली थी मैंने कर दी, ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। ठीक। तो इसार साहब, क्या लग रहा है आपको कि अगर मरीम नवाज़ के हम रोल पे बात करें तो बीइंग वज़ीर आला पंजाब, क्या वो अच्छी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं? तो अभी उनका आगाज़ है, अभी तो कुछ दिन ही हुए, और अब ये तो लंबी बात होती है। 1 हफ्ता, महीना, 2 महीने से किसी को हम गेज नहीं कर सकते। वैसे उनके दौर में आटा तो सस्ता हुआ है, ठीक है, लेकिन आटा सस्ता होके बिजली, गैस, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो और महंगी हो गई। अभी आज मेरा ख्याल है फिर 2 दिन पहले वो पर यूनिट बिजली मजीद महंगी हुई है। और शुनीद ये कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा हुआ तो फिर मजीद बिजली महंगी होगी। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें ना, गो इन्होंने तरदीद कर दी है कि सोलर जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर कोई टैक्स लगाने का सोचा जा रहा है। वो अभी उन्होंने तरदीद की है, लेकिन ये बात लिख लें कि ये ऐसा होगा। यानी ये दुनिया की पहली हुकूमत है जो ना लोगों को सस्ती बिजली दे सकती है, और जो सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा रही है, उन्हें भी पैदा नहीं करने देगी। ना वो कहती है कि हम मारेंगे तुम्हें रोने भी नहीं देंगे। फिर इसी तरह जैसे किसान बेचारे रोते फिर रहे हैं, उनके साथ जो हाथ हो गया है, और जिस तरह वो बेचारों के साथ अब बारिशें शुरू हो जाएंगी, उनकी साल भर की मेहनत जो है तबाह हो जाएगी। साहब, ये बिजली महंगी, खाद महंगी, किसान के जो भी इश्यूज हैं हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, आप साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है किसान के परेशानियों की। इस वक्त जो है वो बम्पर क्रॉप हुई है, लेकिन हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको स्टोर कर सकें। किसान परेशान है। अब जो है वो इस हाल तक पहुंच चुके हैं कि रोड पर जो है वो अपनी गंदम बेचने पर मजबूर हो गए हैं। इसार साहब, क्या समझते हैं आप? जैसे कि पहले भी इस तरह के मसले मसाइल रहते हैं, हम कहते हैं जी गंदम का बहरान हो गया, गंदम के जो है वो मार्केट वैल्यू उस तरह से नहीं है, लेकिन अब जबकि हमारे पास बम्पर क्रॉप हुई है लेकिन हमारे पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है और किसान तो वहीं का वहीं है। अच्छी गंदम हो तब भी जो है वो सूरत हाल ऐसी होती है, और जब बुरी गंदम हो, ना गंदम हो, तब भी मसले मसाइल वैसे ही रहते हैं। देखिए, मैं ना इस सारी बात में अनवारुल हक काकड़ साहब को समझता हूँ बहुत बड़े मुजरिम हैं। वो कौम के मुजरिम हैं, किसानों के मुजरिम हैं। उन्होंने ये तो अभी वक्त आएगा जब बहुत सारे स्कैंडल्स खुलेंगे, अभी शायद वो वक्त नहीं आया और क्या अभी दौर वो उस तरह का नहीं आया जब ये इन लोगों की बारी आएगी। वरना मुझे ये बताएं कि जब ये बात हम सबको पता थी कि हम बम्पर क्रॉप की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या जरूरत थी इंपोर्ट करने की गंदम? आपने कितनी दिहाड़ी लगाई उसमें? आपने क्यों इंपोर्ट की? ये पंजाब हुकूमत कहाँ थी? ठीक है, निगरान हुकूमत कहाँ थी? कहाँ थे सारे जिम्मेदार? कहाँ था महकमा ज़राअत? ठीक है, कहाँ था पास्को? क्या आपको नहीं पता था कि हम रिकॉर्ड फसल उगाने जा रहे हैं? तो आपने क्यों इंपोर्ट की और महंगी क्यों इंपोर्ट की? आप किस किस को फायदा पहुंचाया आपने? अनवारुल हक साहब अभी तो सेफ हैंड में हैं, लेकिन कब जरूरी नहीं कि हर वक्त वो किसी महफूज हाथों में रहेंगे। उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने आखिर किस मकसद के लिए उन्होंने ये गंदम जो है इंपोर्ट की थी। बिल्कुल, आपने इतनी महंगी गंदम इंपोर्ट कर ली और जब बेचारे किसानों की बारी आई तो आप जो बाहर से जितने महंगी खरीदी थी वो बेचारे कह रहे हैं यार हमें हमारा हक ही दे दो। आप वो भी देने पे तैयार नहीं है। वैसे आप कह रहे हैं कि हम बड़ी आइडियल हुकूमत है, हुकूमत पंजाब। हमें तो अभी टाइम ही नहीं मिल रहा टिकटॉक से कि हम इस तरफ तवज्जो दे सके कि किसान मर गए। किसान रीढ़ की हड्डी है हमारे मुआशरे की। हम एक ज़राई मुल्क हैं। जो मुल्क खुद को ज़राई मुल्क कहता है, उस मुल्क का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा ताकतवर रीढ़ की हड्डी जो होती है किसान होता है। वो सर्दियों, गर्मियों, बारिशों में, धुंध में, धूप में, चिलचिलाती धूप में वो आपके लिए अनाज पैदा करता है। और जब उसका अनाज पैदा हो जाता है तो आप उसे लावारिस छोड़ देते हैं, फड़ियों के हाथ छोड़ देते हैं, मिडल मैनों के हाथ छोड़ देते हैं, उनको आप जलील और रुस्वा कर देते हैं और आप अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। भाई क्यों कर लेते हैं? आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी गंदम होने जा रही है? आपने पहले ही अपने गोदाम भर दिए उससे और अब ये जलील होते फिरे। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, गैर जानिबदार इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सारा कुछ क्यों किया गया, किसानों के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया गया और पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया गया। जब हमारी धरती गंदम उगल रही थी तो आपने बाहर से मंगा के किस किस को फायदा पहुंचाया, प्राइवेट लोगों से ले खरीदवा के? आखिर इसका क्या मकसद था? इसार साहब, अलमिया तो ये कि 3,900 रुपये मन जो है वो गंदम खरीदने के लिए किसान से वादा किया गया, लेकिन उसके बाद जो है वो बेचारे अब 2600 रुपये पे भी वो कहते हैं कि कोई हमारी गंदम खरीद ले। लोग सड़कों पर आए गए और अब तो उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है। क्या लगता है आपको, हड़ताल का भी कोई फायदा होगा? सच नहीं, पाकिस्तान में ये जो हड़तालें बेचारे गरीबों की कौन सुनता है? उनकी क्या हैसियत है? वो हड़ताल करेंगे। नाबीना अभी कुछ दिन पहले सड़क के ऊपर बैठे थे, सारी रात बाहर बैठे रहे, तो कितने लोग थे जिन्होंने जाके उनका हाल पूछा? कितने लोग थे जिन्होंने इनसे ये कहा कि यार ये नाबीना यहाँ बैठे हुए, हम तो आंखों वाले, हम तो अंधे नहीं है? तो ये इस तरह के हमारे आइडियल नहीं है कि कोई एहतजाज पे कुछ रद्द-ए-अमल होगा, कुछ होगा। हर साल यही होता है, हर साल इसी तरह वो दिहाड़ियाँ लगाते हैं, बारदाना से लेके और गंदम की खरीदारी तक। बीच में जो मिडल मैन होते हैं वो दोनों हाथों से लूटते हैं। आखिर में अब क्या होगा? किसान हाथ खड़े कर देगा और कहेगा कि मुझे इतना तो दे दो कि मैं जिंदा रह सकूं। और फिर मिडल मैन जो है वो अपना बहुत एक्टिव है आजकल, वैसे भी वो इंपोर्ट करेंगे या बेचेंगे और किसान जो है वो वैसे ही करेगा। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना इसार साहब, जैसे कि पास्को के गोदाम जब बने थे, एक टाइम था जब बने थे, अब उस तरह से आबादी भी बढ़ गई है, गंदम की पैदावार भी ज़्यादा होती है, तो इनको नहीं चाहिए हुकूमत को कि ये पास्को के गोदाम भी नए बनाएं और साथ ही साथ कोई ऐसी हिकमत अमली बैठ की स्ट्रेटजी डेवलप करें जिससे आइंदा इस तरह के मसाइल ना हो? हाँ, ये ज़रा पुलिस वगैरह की यूनिफॉर्म वगैरह सिल जाएँ स्पेशल आर्डर पे ना। सारी तवज्जो अभी हमारी यूनिफॉर्म पे है
तो ये ज़रा हम यूनिफॉर्म पहन के ज़रा चाव पूरा कर लें तो फिर इस तरफ भी तवज्जो दे देंगे कि कौम को भी कोई फ़ायदा पहुँचना चाहिए। इसार साहब, मिडल मैन जो है वो एक्टिव है और वो जो है अब यही होगा, क्योंकि अब जब गंदम ने ख़रीदने के लिए हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, ख़ुसूसन पंजाब हुकूमत है, तो उसके बाद जो है वो गंदम को स्टोर कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर से आटे का जो है वो बहरान शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब इस तरह के लिए कोई पॉलिसीज़ तो होनी चाहिए ना जो पंजाब हुकूमत को मुरतब करनी चाहिए। अगर पंजाब हुकूमत नहीं कर सकती तो बाकी सूबों के साथ मिलकर वहाँ पर स्टोर कर दें गंदम, ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं हो सकता? नहीं है ऐसा तरीक़ाकार, लेकिन ये कि कोई ऐसी बात नहीं, गंदम ज़ाया नहीं होगी। हमारे पास बहुत ताकतवर हाथ हैं, वो अफगानिस्तान गंदम स्मगल कर देंगे। ज़रा थोड़ा सा आजकल सख्ती हुई है इसलिए ज़्यादा बहरान पैदा हुआ है, लेकिन ये से हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अफगानिस्तान चली जाएगी गंदम, वहाँ पे बिक जाएगी। वो सारे लोग तैयार हैं कि जब ये सब थक जाएंगे तो ये गंदम आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान चली जाएगी। इस साहब, पिछले दिनों आपने देखा था इंडिया में भी जो है वो किसानों ने हड़ताल की थी और सारे सड़कों पर निकल आए थे, तो वहाँ पर जो है जितना पुरजोश तरीके से वो एहतजाज किया गया, हड़तालें की गई, टायर जलाए गए, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं हुकूमत ने उनको रिलीफ दिया है। तो क्या समझते हैं आप कि हमारी जो किसान हैं उनको भी बिलाखिर इस नहज पे पहुँचना पड़ेगा अपने जो है हकूक मनवाने के लिए? मैं तो खैर नहीं ये कहूँगा, क्योंकि कई मेरे पे ना पर्चा हो जाएगा कि मैं लोगों को इश्तिहार दिला रहा हूँ। जिनके हकूक हैं वो बाहर निकलेंगे, खुद ही अपना रास्ते तलाश करेंगे और हो जाएगा। क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये वो हमेशा हर साल इसी तरह उनके साथ इस्तेसाल होता है। और मुझे उम्मीद है कि शायद ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उन पर रहम खाएं और कोई दरमियानी रास्ता निकालना भी चाहिए। इसार साहब, जिस मुल्क का किसान है खुशहाल नहीं होगा, किसान का बच्चा भूखा सोएगा, हालांकि वो खुद गंदम पैदावार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये अलमिया, तो ये तो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। साथ ही साथ बिजली जो है उसके भी रेट्स बढ़ रहे हैं, महंगाई वहीं की वहीं है, तो महंगाई के लिए कोई सद्देबाब क्यों नहीं करती हुकूमत? नहीं, कैसे करे हुकूमत सद्देबाब? उनके पास कौन सा मैकेनिज़्म है जो वो महंगाई के लिए वो करे? उनके हाथ में कुछ नहीं है। आप उनकी सारी इकोनॉमी डॉलर पे डिपेंड करती है। डॉलर महंगा करते हैं, आपके वो नीचे से लेके ऊपर तक सारी मईशत लरस के रह जाती है। ठीक है ना? आप पेट्रोल के ऊपर खड़े, पूरी दुनिया मुतबादिल एनर्जी के ज़राए पे जा रही है, हम अभी तक पेट्रोल पे खड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि चीन ने भी जो उसके कर्जे हमारे पास हैं उन पे तशवीश का इजहार किया है, हम उनको नहीं दे पा रहे। ये खबर बहुत मामूली सी कहीं छपी और ये बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है। अगर चीन अपने पैसों के ऊपर थोड़ा सा वो हो रहा है, अपनी थोड़ा सा वो बेचैनी शो कर रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि हम अपने इल्ले तलल्लो के अंदर हमने इतना पैसा ज़ाया कर दिया गर्दिशी कर्जे के ऊपर। ये आप देख लेना, सिर्फ एनर्जी सेक्टर के ऊपर कितना कर्जा है। वो कर्जा हर लम्हे बढ़ रहा है क्योंकि हम आईपीपीज के हाथों कैद होके रह गए हैं, गुलाम है आईपीपीज के। ये जो हुकूमत सोलर वालों के खिलाफ जरा अब जुजबुज हो रही है, बातें करनी शुरू की है, उसकी रीजन ये है कि हम चाहे 2 रुपए की बिजली इस्तेमाल करें या हम 3 रुपए की, जो आईपीपी से हमने मुआहदा किया ना कि हमने हर महीने आपको इतने पैसे 10 रुपए देने, वो हमने देने ही देने। उनके हाथों यरगमाल बने हुए। हम रियासत के तौर पे इतने कमजोर लोग हैं, ये रियासत इतनी कमजोर है कि जो बाहर की कंपनियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनियां टाइप कंपनियां जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो अपनी मनमानी करती हैं। हमें इतनी सकत नहीं है कि बतौर रियासत हम रिएक्ट करें कि भाई आईपीपीज, हम ये मुआहदे हमारे लिए फिजिबल नहीं रहे, हम उनके आगे सर झुका के खड़े मजबूर हैं। हमारी बदअमालियों का नतीजा है कि रिकॉर्ड एक हमारा, वसाइल हमारे, मादनियात हमारी, और एक कंपनी जाके हम पे $8.5 अरब का जुर्माना करवा देती है। वजह क्या है कि या तो हम बैनुल अक़वामी कवानीन नहीं जानते और दूसरे हम रियासत के तौर पे रिट नहीं अपनी कायम कर सकते, अपने हाथ काट के दे देते हैं। वो बेगर्स कैनट बी चूजर जो शहबाज साहब कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि हमने हाथ काट के दे दिया, अब रिकॉर्ड एक का दोबारा से चल रहा है। काश हम इस काबिल होते, हम इतनी तरक्की याफ्ता कौम होते कि हम अपने मादनियात खुद निकालते और खुद इस्तेमाल करते। हम तो वो गरीब लोग हैं जो लोगों को कहते हैं कि जी आए, हमारे पास ये दौलत है, इसे खोदें, निकालें, ले जाएं, कुछ हमें भी दे दें। तो इसार साहब, वज़ीर आला केपी जो हैं वो बड़ी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं वफाक पर जो है वो हम कब्जा कर लेंगे, इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या एक वज़ीर आला को सूट करता है इस तरह की बातें करना? पता नहीं वो किस जुमरे में ये बात कर रहे थे और उन्हें करनी भी नहीं चाहिए।
कुछ उन्होंने मरियम साहिबा के हवाले से भी जी। ज़रा थोड़ा बात की। मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और वज़ीर आला को वज़ीर आला की तरह ही बात करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तरफ एक वज़ीर आला हैं, वो अपने ग्लैमर से बाहर नहीं आ रही, एक तरफ एक वज़ीर आला है वो अपने एक्शन और थ्रिलर से बाहर नहीं आ रहा। वो तो ये सारा कुछ, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इन दोनों को, वज़ीर आला सिंध को देखना चाहिए कि वो कितनी खामोशी से पीसफुली ग्रेसफुली अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या क्या हो रहा है, इस पे मैं अभी डिबेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप वज़ीर आला सिंध को देखें तो वो कितने ग्रेसफुल अंदाज में अपने मामला, ना तो वो टिकटॉक बनवा रहे हैं ना वो भड़के मार रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी वज़ीर आला KPK को ज़रा थोड़ा सा एहतियात रखनी चाहिए कि इस हवाले से। इसार साहब, मंजर कशी काफ़ी अच्छी किया आपने, जो है दोनों वज़ीर आला उनकी। गवर्नर KP के लिए जो है लेन देन हो रहा है, जाहिद खान ने ऐसा दावा किया है, ये क्या स्टोरी है, किस चीज़ का लेन देन हो रहा है, क्या चल रहा है KP में? देखिए, जब वो ये कहते हैं ना वज़ीर आला KPK कहते हैं कि भाई मैं तो ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, तो नून लीग भी फिर ये सोचती है कि हमने इसको कैसे डील करना है। नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा ताकतवर तबका है जो वो ये कहता है कि आप KPK में गवर्नर राज लगा दें। अच्छा। और PTI की हुकूमत ख़त्म कर दें। आपको याद होगा जब पहली दफ़ा इमरान खान की KPK में हुकूमत बनी थी तो मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ को कहते रहे कि जी आप गवर्नर राज लगा दें या हमसे मिल जाएं, हम KPK में हुकूमत बना लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, लेट इट बी, चलने दें। अब फिर एक तबका ये जोर लगा रहा है कि वहाँ से हमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं, तो वहाँ पे गवर्नर राज लगा दें। लेकिन गवर्नर राज एक भयानक फैसला होगा। अब परवेज खटक साहब वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने की बातें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पहले भी वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी से PTI में आए थे, तो अब वो फिर जाना चाह रहे हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि मुझे इनाम के तौर पे KPK का गवर्नर बना दिया जाए। उनका ये कहना है कि चूंकि वो एक अरसा वजीर आला रहे KPK के, तो वो KPK की नफ्सियात और KPK के मसाइल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और अगर वो बैठेंगे तो वो PTI का तोड़ कर सकते हैं और अपनी पॉलिसियों से विफाक के मुफादात की निगरानी कर सकते हैं। लेकिन असल बात यह कि उनका ये कहना ही है, इंतखाबात में KPK के अवाम ने जिस तरह उनको उनके बेटों भतीजों को मुस्तरद किया, बहुत बुरी तरह मुस्तरद किया, वो उनकी बात कच्ची पड़ जाती है जब लोग उन्हें कहते हैं कि आपको तो अवाम पसंद ही नहीं करती, तो आप गवर्नर बन के क्या कर लेंगे। लेकिन अगर वो गवर्नर बनते हैं तो ये एक डिक्टेटरशिप की सी शक्ल हो जाएगी जिसमें आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को खुद फेल करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। और ये मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी पे, जमहूरियत पे बहुत बड़ा डाका होगा अगर आप ऐसा करते हैं, या आप ऐसा गवर्नर लेके आते हैं जो उनके साथ उलझ के रह जाए, तो ये भी मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए कोई नेक फाल नहीं होगा, कोई अच्छी बात नहीं होगी। सो जाहिद खान साहब का कहना अपनी जगह पे है। मेरा ख्याल है कि विफाक खुद भी इस पोजीशन में नहीं है कि KPK में कोई बड़ा एडवेंचर करे, क्योंकि वो खुद कमजोर लोग हैं, उनको खुद पता है कि हमारी कोई, देखे ना, पूरा जोर लगाने के बावजूद भी 30-35 सीटों का फर्क है टोटल। ये फॉर्म 47 की आशीर्वाद के बावजूद। तो और फिर आने वाले दिनों में जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट में शायद कहीं थोड़ी सी बेहतरी पैदा हो जाए, तो ये सारी चीजें इस बात की तरफ जाएंगी कि वो फिर KPK में कोई बड़ा एडवेंचर नहीं कर सकती किसी शक्ल में। एक बात और यहाँ पे बताइएगा इसार साहब, क्या लग रहा है आपको, जैसे कि वज़ीर आला KP बयान दे रहे हैं और जिस तरह के मामला चल रहे हैं KP में भी, उस तरह से उन्होंने अभी तक जो है कोई इकदाम नहीं किए वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की आवाम की बेहतरी के लिए। मे पॉसिबल के आने वाले दौर में जो है KP जो है वो भी तहरीक इंसाफ से हाथों से चला जाए, चली जाए। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो चली जाए। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि परफॉर्मेंस के ऊपर हुकूमतें बननी चाहिए। मेरा तो ये यकीन है, वो KPK में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, कहीं भी हो, जो भी हुकूमत बने वो अवाम को की खिदमत की, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बने। इलेक्शन और किस चीज़ का नाम है? इलेक्शन इसी चीज़ का नाम है कि आपने जो 5 साल परफॉर्मेंस दी होती है, अवाम वोट के जरिए एहतसाब करते हैं, ठीक है। तो अगर KPK में आप नहीं डिलीवर करें
तो आपको कोई हक नहीं है कि आप केपी में बैठें। इसी तरह पंजाब में अगर आप डिलीवर नहीं करते तो आपको पंजाब में बैठने का हक नहीं है। खाली वीडियोस, खाली शोर शबशबा से नहीं काम बनेगा, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, चाहे वो केपीके हो, पंजाब हो। परफॉर्मेंस देंगे तो बात बनेगी। वैसे ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि केपीके में तीसरी बार किसी को वोट आवाम ने एक ही पार्टी को दिया। बिल्कुल, ये तीसरी बार बिल्कुल ऐसा ही है। इसार साहब, जैसे कि बात हो रही है केपी की, तो वहाँ पर सेहत के हवाले से भी जो ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए, जैसे कि वोट लेते वक्त जो है वो वादे और नारे लगाए गए थे, वहाँ की आवाम जो है काफ़ी, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है उस तरह से। तो वो तो पूरे पाकिस्तान का नहीं है। बाकी मुल्कों में, सूबे में कौन से कोई दूध की नहरें बह रही हैं या खून बरस रहा है, सब जगह ऐसे ही है। लेकिन और मेरी सुनिए जी प्लीज, देखिए, खाली पार्टी या चेहरे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा हैं जिसमें आम आदमी को फलाह नहीं मिल सकती। कोई भी जमात है, जितनी मर्जी मुखलिस हो पाकिस्तान से, अब हम पे जो कर्जे हैं, कर्जों का सूद है, जब हम वो ही नहीं अदा कर पाएंगे, हम तो उसी झंझट में फंसे हुए, इसके पैसे देने, इसके पैसे देने, फिर जो वक्त बचता है तो इससे पैसे मांग लें, इससे पैसे मांग लें, हम इसमें लगे रहते हैं। तो इसमें अवाम कहीं आ नहीं रही। जब तक एक फलाही निज़ाम आप नहीं बना पाते, जब तक एक ऐसा निज़ाम नहीं बना पाते, और ये निज़ाम ऐसे नहीं बन पाएगा जैसे हम समझ रहे हैं ना, कि वो शहबाज शरीफ आएंगे, वो सऊदी अरब जाके कुछ पैसे ले आएंगे, वो चीन से कुछ ले आएंगे, कोई और हुकूमत आएगी वो इधर से कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा घर जिसकी छत टपकती हो, दीवारें सीलन ज़दा हो, ठीक है, सीवरेज उस घर का ख़राब हो गया हो, किचन में बत्ती नहीं हो, गैस नहीं हो, ठीक है, बिस्तरे ना हो, आप बाहर से आके 10,000 रुपये लेंगे तो छत थोड़ी सी ठीक करेंगे तो क्या कहते हैं, दीवारें टूट जाएंगी, दीवारें ठीक करने लगेंगे तो गटर उबलने लगेगा। ये इस तरह नहीं हो सकता। आप जब तक इंसाफ के ऊपर मबनी निज़ाम नहीं लेके आते, आदिल हुक्मरान हमारे ऊपर नहीं बैठते, जो अवाम के फलाह के लिए काम करें, ये टिकटॉक ना बनाएं, इस तरह के शबशबा ना करें, और केपीके के वजीर आला की तरह बढ़ के ना मारे, काम करें, अवाम के लिए काम करें। और ये फिर और एक बात ये कि ये सूबे इतना मैटर नहीं करते जितना विफाक की पॉलिसियां मैटर करती हैं। हम जिस दिन भी इस कर्जों की दलदल से निकल आए, जो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, जो अब की वो हमारी रविश है, उसे सामने रख के मुझे लगता है हम 100 साल भी कर्जे नहीं उतार सकते। यहीं से इसार साहब वफाकी पॉलिसी से और क्या इकदाम होने चाहिए, यहीं से बात करेंगे। यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात कर रहे थे कि क्या इकदाम होने चाहिए जिससे आवाम की जो है वो फलाह और बहबूद हो सके। तो इसार साहब क्या समझते हैं आप, कौन सी ऐसी पॉलिसीज मुरतब करे विफाक जिससे जो है आवाम का भला हो सके? अच्छा, नहीं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, ईमानदारी की बात है। एक आम आदमी के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि देखे, मान लिया हम पे कर्जे, मान लिया हमने उसका सूद भी देना है और बेबस हैं। चाहे इमरान खान आए, उन्होंने आए तो तारीख अपने माजी के जितने कर्जे थे उनसे डबल कर्जे लिए। हम उन पे रो रहे थे तो निगरान हुकूमत आ गई, उसने इमरान खान से भी ज़्यादा कर्जे ले लिए। ऐसे है। अब शहबाज शरीफ साहब आए तो इन्होंने उनसे भी ज़्यादा कर्जे ले लिए, क्योंकि जो भी आएगा मुल्क चलाने के लिए उसे कर्जे लेने पड़ेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। ये तो हम बेबस लोग हैं, लेकिन क्या हम अपने इर्द गिर्द जो ताकतवर लोगों को नवाजने का सिलसिला है वो नहीं रोक सकते? 90,000 सरकारी गाड़ियां हमने रखी हुई हैं, ठीक है, जिन पे पता नहीं 220 बिलियन रुपए सालाना खर्च होते हैं। हम 5 चीजें गिने जरा, घर, रोटी, पेट्रोल, बिजली, गैस, सेहत, ये आवाम की बुनियादी जरूरत है ना। तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे ताकतवर लोग हैं और पार्लियामेंटेरियन, उनको ये 6 की 6 चीजें फ्री मिलती है, ठीक है। तभी तो उन्हें आवाम की ये चीजें नजर नहीं आती ना? नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये 6 चीजें मिलती है ना, जब कौम को खरीदनी पड़ी है तो आप भी खरीदें। हाँ, ट्रू, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, बड़े इदारे, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट, सब सेक्रीफाइस करे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है ना।
हम ये सारे इल्लल्ले तलल्ले ख़त्म कर दें तो एक बहुत बड़ी रकम जो है हमारे हाथ आती है। हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें वो जो हमें अपने यहाँ पैदा करनी चाहिए। दालें $5 अरब सालाना हम खर्चते हैं, खुर्दनी आयल $5 अरब सालाना हम उस पर खर्चते हैं, ठीक है। तो ईडेबल आयल और ये वो सारा मिला के, तो हम ज़रूरी मुल्क है, क्यों नहीं हम खुद पैदा कर पाते? क्यों हमें ये 15-20 अरब डॉलर की चीज़ें ये मंगवानी पड़ती हैं, ठीक है। फिर हमारी एक्सपोर्ट क्या है? हमने कभी अपने एक्सपोर्ट पे तवज्जो ही नहीं दी। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है और टोटल एक्सपोर्ट, वो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन वो कोई मेरा ख्याल है वो 2-3 हज़ार अरब डॉलर के है, ठीक है। उनकी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है? उनकी इकोनॉमी ठीक है। उनके जो ज़खायर हैं वो 4000 अरब डॉलर से ऊपर है, बिल्कुल, ठीक है। हमारे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे यहाँ हम अपने किसान को नहीं रिलीफ दे रहे, रवाज ही नहीं है। आपको पता है उन्होंने इंडियन पंजाब में किसानों को बिजली फ्री की हुई है, ऐसे ही है। हमारे यहाँ तो वो बेचारा मर जाता है बिजली के लिए। अगर वो अब सोलर लगवाए ट्यूबवेल के लिए, तो अब आप उस पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आ रही। समझ इसलिए नहीं आ रही कि आपका जमीन बराह रास्त आवाम से ताल्लुक कोई नहीं। अदरवाइज हम अपने लल्ले तलल्ले, शबाशी साहब जब भी आते हैं ना, सादगी कमेटी जरूर बनाते हैं। वो कमेटी के TADA इजलासों पे इतना पैसा खर्च हो जाता है कि जो बंदा कहता है जी सादगी ना, हमें नहीं चाहिए, आप भाई मौजे कर ले, बिल्कुल, ठीक है। आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो यही करती हैं, सादगी शुआर बनाएंगे, सादगी अपनाएंगे, आवाम के लिए करेंगे। आज तक टका नहीं सादगी के नाम पे बचाया। आप अफगानिस्तान को अभी तक बॉर्डर वो नहीं बना पाए जहां से आप ट्रेड कर सकें, चीनी, घी, डॉलर, उनकी स्मगलिंग रोक सकें। अभी 4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम स्मगलिंग रोकेंगे, ठीक है जी, यूं कर लें, यूं कर लें, यूं कर लें, ऐसे कर लें। यानी हम अभी तक तो ये तय नहीं कर पाए कि हमने जो 75 साल का नासूर है उसी को काबू करना है। ईरान से बड़ी तादाद में तेल आता है, हमारी रिफाइनरीज जो है वो खत्म हो गई, छोटी मोटी जो थी। सऊदी अरब को भी एतराज है। तो हम अपने जब तक अपने किबला दुरुस्त नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। पॉलिटिकल सिनेरियोस नाज़रीन बदलते रहते हैं, कभी कोई इस पार्टी में, कभी कोई उस पार्टी में, लेकिन आवाम की फलाह के लिए आखिर कौन सोचेगा? खुदारा आवाम के लिए सोचें, अमली इक़दाम करें। वीकेंड स्पेशल से मुझे और इसार साहब को अल्लाह हाफ़िज़।